हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 95 के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके तहत हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को बखूबी क्लियर कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय होने वाला है वो है पार्ट 4 अर्थात मध्य प्रदेश में महाजनपद और मौर्य काल के बारे में। मगर मेरा आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन है कि मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर करके और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, एमपी पटवारी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, एमपी कांस्टेबल हो गया, तो बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, बिल्कुल सही जगह पे हो, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मगर शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि अभी मैंने क्या हुआ कि वीडियो बनाने की सोचा, है ना। तो मैं यहाँ वीडियो बना रहा था, मेरा 14 मिनट का वीडियो हुआ और मैं यहाँ समझा रहा था और वहाँ पे मेरा जो स्टोरेज था वो फुल हो गया। तो ये वीडियो फिर से एक बार मेरे को बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में महाजनपद और मौर्य काल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं कि महाजनपद का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर महाजनपद की बात करें तो जैसे आज हमारा प्यारा भारत देश राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट है, उस टाइम पे, है ना, 600 BC की बात कर रहा हूँ। 600 BC में हमारा प्यारा भारत देश महाजनपद में बटा हुआ था। वैदिक काल में जन हुआ करते थे और आगे चल के जो जन महाजनपद में बन गए। तो अब पेपर सेटर आपसे ये पूछेगा कि महाजनपद कितने थे भारत में, तो आप बताना उनको 16। इनका टाइम पीरियड पूछेगा आपसे, तो टाइम पीरियड आप उनको बताना 600 BC। मैं लिख देता हूँ महाजनपद। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य भारत में 600 BC में 16 महाजनपद थे, 16, ठीक है। तो पेपर सेटर आपसे पूछेगा कि भारत में महाजनपद कितने थे, तो आप बताना उनको 16 महाजनपद। और दूसरी चीज, इसका टाइम पीरियड क्या था, तो टाइम पीरियड इसका था 600 BC। जैसे कहा जाता है ना, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। यदि कोई भी राज्य अगर भारत देश में आके जुड़ गया तो अपनी सहमति से इस भारत देश से अलग नहीं हो सकता था। इसी प्रकार 600 BC में 16 महाजनपद देखने को मिलते थे हमारे प्यारे भारत देश में। अब सवाल ये है कि भाई साहब 16 महाजनपद तो है, मगर इसके कुछ न कुछ साक्ष्य होंगे तब तो हमको पता चला होगा कि 16 महाजनपद है। तो जी हाँ, 16 महाजनपद है। इसके साक्ष्य पहला हमको बौद्ध धर्म का एक निकाय है आगुंतुर निकाय, और जैन धर्म का एक सूत्र है भगवती सूत्र। इससे हमको ये पता चलता है कि जो हमारा प्यारा भारत देश था उसमें हमारा प्यारे भारत देश में 16 महाजनपद देखने को मिले। तो मैं लिख देता हूँ साक्ष्य क्या है। बौद्ध धर्म का आगुंतुर निकाय, क्या, आगुंतुर निकाय, और जैन धर्म का भगवती सूत्र, क्या है मेरे दोस्त, भगवती सूत्र। इनसे ये पता चलता है कि जो 600 BC का जो समय काल है, उस टाइम पे हमारे प्यारे भारत में 16 महाजनपद देखने को मिले। अब सवाल ये है कि हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में 16 महाजनपदों में कितने ऐसे महाजनपद थे जिनका प्रभाव देखने को मिला, तो 2 महाजनपद थे मेरे दोस्त। कितने, 2 महाजनपद ऐसे थे जिनका प्रभाव मध्य प्रदेश में देखने को मिला, ठीक है। तो पेपर सेटर आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कितने महाजनपदों का प्रभाव देखने को मिला, तो आप बताना 2 महाजनपद, ठीक है। इनमें से पहला महाजनपद था चेदी। क्या था मेरे दोस्त, चेदी, ठीक है। अब चेदी को समझिए। तो जो चेदी महाजनपद था, तो चेदी महाजनपद का प्रभाव मध्य प्रदेश में पूर्वी बुंदेलखंड के इलाके में देखने को मिला। इस वाले सब सेक्शन में पूर्वी बुंदेलखंड, ठीक है। और जो चेदी की कैपिटल थी वो थी शक्तिमती। क्या थी मेरे दोस्त, शक्तिमती। अब इसको ऐसे याद रखना कि जो चेरी होता है, चेरी को पढ़ना चेरी खाने से क्या बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, दिमाग की शक्ति बढ़ती है। तो चेरी खाने से क्या बढ़ रही, शक्ति। तो चेदी की राजधानी क्या हो गई, शक्तिमती, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, इसका क्षेत्र क्या था, पूर्वी बुंदेलखंड, ठीक है, पूर्वी बुंदेलखंड, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या थी, शक्तिमती, ठीक, शक्तिमती। अब होता ये है कि जो चेदी है, चेदी की एक कैपिटल खुलती है भारत में कलिंग में, और कलिंग का राजा होता है खारवेल। क्या होता है मेरे दोस्त, खारवेल, है ना। इसने इस चेदी वंश को कहाँ स्थापित किया, खारवेल में, और बड़े अच्छे काम किए, है ना, चेदी वंश को लेके आगे बढ़ाया। मगर होता यह है कि जब महाजनपद काल के बाद मगध आएगा, तो मगध के एक राजा ने इस चेदी वंश को मिला लिया कहाँ पे,
मगध में, और चेदी वंश का अस्तित्व हो गया यहाँ से क्या, समाप्त। ठीक है। अब दूसरा महाजनपद जो मध्य प्रदेश में देखने को मिला, तो दूसरे महाजनपद का नाम है मेरे दोस्त अवंती। क्या है, अवंती। ठीक है। अगर अवंती की बात करें तो अवंती का जो राज्य क्षेत्र था वो था आपका मध्य प्रदेश में पूर्वी मालवा, ये वाला इलाका, पूर्वी मालवा और मध्य मालवा। मालवा बीच में पड़ता है, और पूर्वी मालवा और मध्य मालवा का जो क्षेत्र था वो क्या था मेरे दोस्त, आपका अवंती। ठीक है। अगर अवंती की बात करें तो अवंती सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा महाजनपद था जिसकी दो दो कैपिटल थी। तो पेपर सेटर आपसे फिर से एक बार पूछ सकता है, पेपर बनाने वाला आपसे फिर पूछ सकता है कि 16 महाजनपद में ऐसा कौन सा महाजनपद था जिसकी दो दो राजधानी हुआ करती थी, तो आप बताना उनको अवंती। ठीक है। तो इसका क्षेत्र पहले देता हूँ, पूर्वी मालवा और मध्य मालवा। ठीक है। और इसका जो कैपिटल थी, दो कैपिटल थी, एक तो था उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती कैपिटल थी उज्जैन, और एक था दक्षिणी अवंती, दक्षिणी अवंती की कैपिटल थी महिष्मत। तो पेपर वाला पूछेगा, पेपर बनाने वाला पूछेगा कि उत्तरी अवंती की कैपिटल क्या थी, तो आप बताना उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की कैपिटल क्या थी आपकी महिष्मत। ठीक है। और ये सवाल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा महाजनपद था जिसकी दो दो कैपिटल हुआ करती थी, तो आप उनको बताना क्या, अवंती। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि महाजनपद के बाद मगध का उत्कर्ष होगा, मगध काल आएगा। तो मगध के एक राजा ने क्या किया, अवंती को क्या किया, मगध में मिला लिया। इस तरह से अवंती का हो गया अस्तित्व समाप्त। ठीक है। तो ये हुआ आपका महाजनपद जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिले। ठीक है। उसके बाद इसके बाद मगध का उत्कर्ष होता है, और मगध में 4 वंश देखने को मिलते हैं। पहला वंश होता है बृहद्रथ वंश, दूसरा वंश होता है हर्यक वंश, तीसरा वंश होता है शिशुनाग वंश, और चौथा वंश होता है नंद वंश। तो जो शिशुनाग वंश का राजा होता है, शिशुनाग वंश का राजा स्वयं शिशुनाग है ना, इसने क्या किया कि आप चेदी जो था, चेदी को मिला लिया। कहाँ पे, मगध में। चेदी को कहाँ मिला लिया, मगध में, और मगध चेदी का हो जाता अस्तित्व समाप्त। तो पेपर सेटर पूछेगा कि चेदी को किस वंश के राजा ने मिलाया मगध में, तो आप बताना शिशुनाग वंश के राजा शिशुनाग ने। ठीक है। और शिशुनाग वंश के बाद मगध में क्या देखने को मिला, नंद वंश, और नंद वंश के एक राजा महापद्मानंद, क्या, महापद्मानंद, इन्होंने एक राट की उपाधि दी। तो इन महापद्मानंद ने क्या किया कि आपके, सॉरी ये उल्टा हो गया है यहाँ पे, शिशुनाग को अवंती ने मिलाया था। महापद्मानंद ने क्या किया कि चेदी को मगध में मिला लिया। ठीक है, मगध में मिला लिया। ठीक। तो इस तरह से क्या हुआ, चेदी का अस्तित्व हो जाता है इनसे समाप्त। ठीक है। देखिए शिशुनाग वंश का जो राजा रहता है शिशुनाग, इसने क्या किया, अवंती को कहाँ मिला लिया, मगध में। और नंद वंश का एक राजा होता है महापद्मानंद ने क्या किया, चेदी को कहाँ मिला लिया, मगध में। ठीक है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश होता है, मध्य प्रदेश में जो नंद वंश अर्थात मगध का प्रभाव देखने को मिलता है, मगर कुछ दिन के बाद मौर्यों के द्वारा इस नंद वंश को अर्थात इस मगध को खत्म कर दिया जाता है, और मध्य प्रदेश में एक नींव स्थापित होती है मौर्यों की। और अगला जो टॉपिक होगा हमारा पढ़ने वाला वो होगा मध्य प्रदेश में मौर्य काल। ठीक है, मध्य प्रदेश में मौर्य काल। ठीक है। मगर इसकी एक स्टोरी सुन लीजिए। क्या होता है कि नंद वंश का राजा रहता है सबसे लास्ट में, उसका नाम होता है घनानंद, और घनानंद के प्रधानमंत्री होते हैं चाणक्य। अब चाणक्य को क्या करता है, घनानंद एक दिन अपमानित कर देता है भरी सभा में, और भरी सभा में अगर किसी को अपमानित करोगे तो वो व्यक्ति आपके पास रहेगा नहीं रहेगा। तो घनानंद वहां से निकलते हैं और पहाड़ियों में जाते हैं, और पहाड़ियों में जाने के बाद वो एक व्यक्ति को देखते हैं, और छोटे से बच्चे को, छोटा बच्चा क्या होता है कि राजकीलम नामक एक खेल खेल रहा होता है, राजकीलम। और जो चाणक्य होते हैं उनको एक बात समझ में आ जाती है कि अगर छोटा सा बच्चा इतने अच्छे खेल में निपुण है तो इसका ज्ञान तो बहुत बड़ी मात्रा में होगा। तो वहां से उस बच्चे को पकड़ के लाते हैं और मौर्य काल की गद्दी में बैठाते हैं, और वही व्यक्ति मध्य प्रदेश में मौर्य काल की नींव डालता है। तो अगला टॉपिक क्या है, मध्य प्रदेश में मौर्य काल। ठीक है। तो यदि मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल के जो संस्थापक हैं वो है संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य को एक बेटा पैदा होता है,
नाम है उसका क्या, बिंदुसार। इनकी चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि इनका मध्य प्रदेश में प्रभाव देखने को नहीं मिला। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं इतिहास। और बिंदुसार के 2 पुत्र रहते हैं, एक का नाम रहता है सुसीम, जो कि तक्षशिला का क्या रहता है, गवर्नर, राज्यपाल, और दूसरा बेटा है अशोक महान, ये उज्जैन का राज्यपाल रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ से अशोक के बारे में ही चर्चा करेंगे। अगर अशोक की बात की जाए, अशोक, तो अशोक एक ऐसा राजा था जो कि बिंदुसार के समय कहाँ का गवर्नर है, उज्जैन का। ठीक है, उज्जैन का गवर्नर है, तो यहाँ पे लिख लीजिए उज्जैन का गवर्नर। ये 11 साल तक उज्जैन का गवर्नर था, 11 साल। ठीक है, दूसरा पॉइंट अशोक के बारे में। अशोक 11 साल तक गवर्नर था। ठीक है, अब अशोक क्या करता है कि गवर्नर रहता है उज्जैन का। इसको मैप से समझिए, मैप से। ये देखिए, ये बढ़ता है आपका उज्जैन, मतलब अवंती, है ना, और यहाँ पे है आपके मौर्य, मतलब यहाँ पे बैठा है कौन, बिंदुसार के पिताजी। अब अशोक अपने पिता से मिलने हफ्ते में, महीने में आया करता था, कहाँ पे, बिंदुसार के पास। और बीच में पड़ता है क्या, विदिशा। तो अशोक एक दिन यहाँ से निकल रहा था विदिशा से, तो विदिशा में उनको एक मतलब लड़की दिखी जो कि पानी भर रही थी हैंडपंप से। तो अशोक को वो लड़की बड़ी प्यारी लगी और अशोक को हो गया उससे प्यार, है ना, अशोक को हो गया उससे प्यार। और अशोक ने कहा कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी से करूंगा, विदिशा की लड़की से ही करूंगा, हालांकि शादी। ठीक है, तो अशोक ने इस लड़की से शादी करने के लिए इनके पापा के पास प्रस्ताव रखा कि आपकी बेटी मेरे को बड़ी रास आई है, बड़ी पसंद आई है, तो मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं आपकी बेटी से ब्याह रचाना चाहता हूँ, है ना। तो जो अशोक विदिशा की बेटी थी, ये थी सेठ की पुत्री। किसकी पुत्री थी, सेठ की पुत्री, और इसका नाम था महादेवी, है ना। तो महादेवी का विवाह महादेवी के पिता ने अशोक से करवा दिया। ठीक है, अब अशोक से जब विवाह करवा दिया तो अशोक के होंगे बच्चे। तो अशोक के 2 बच्चे होंगे, एक का नाम था महेंद्र और एक का नाम था संघमित्रा। ठीक है, चूंकि इनकी जो माता थी महेंद्र और संघमित्रा की, ये थी बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी भक्त, है ना। तो इनके बच्चों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिला, महेंद्र पर और संघमित्रा पे। और फिर फाइनली अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपनाया और अपने बेटे को महेंद्र को और अपने बिटिया को संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। तो पेपर में पूछ सकता है कि महेंद्र और संघमित्रा को किस देश में प्रचार करने के लिए भेजा गया था, तो अब उनको बताना है कहाँ, श्रीलंका में। ठीक है, तो ये हुई अशोक की बात। ठीक है, अब पढ़ते हैं अशोक के प्रमुख स्तूप। अशोक के प्रमुख स्तूप। ठीक है, तो अगर अशोक के स्तूप की बात करें तो अशोक ने लगभग 84,000 से ज्यादा स्तूप बनवाए। ठीक है, जिसमें से प्रमुख जो मध्य प्रदेश में देखने को मिले वो निम्न है। पहला है आपका सांची अभिलेख। क्या है मेरे दोस्त, सांची अभिलेख। और ये सांची अभिलेख जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थापित। दूसरा अभिलेख तुमैन अभिलेख। तुमैन अभिलेख जो है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में है, अशोकनगर। ठीक है, तीसरा अभिलेख कशराबाद, ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, खरगोन। ठीक है, चौथा स्तूप भारभूत स्तूप, ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में, सतना। ठीक है, पांचवा स्तूप देव कोठार, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, रीवा। और छठवां और लास्ट वैश्य टेकरी, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला अभिलेख जो है सांची अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। तुमैन अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में है। कशराबाद, जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। भारभूत स्तूप, जो कि सतना में है। अब इसका अस्तित्व नहीं है, मगर बुक्स में लिखा जिसलिए पढ़ते हैं, ये नष्ट हो गया है।
देव कोठार जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। अगर रीवा से त्योंथर की ओर जाओगे तो रीवा से 70 से 80 किलोमीटर की दूर जाने के बाद आपको देव कोठार का स्तूप देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा स्तूप है, अगर आपको जाने का मौका मिले कभी तो आप जरूर जाना है। और लास्ट वन जो है वो है व्यास टेकरी, जो कि उज्जैन में है। ये एक ऐसा स्तूप है जो कि अशोक ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, व्यास टेकरी। ठीक है, ये स्तूप की बात आप पढ़ते हैं, अशोक के प्रमुख अभिलेख। ठीक है, तो अगर अशोक के प्रमुख अभिलेख की बात करें तो अशोक का जो पहला अभिलेख था वो था गुर्जरा अभिलेख। क्या था? गुर्जरा अभिलेख। और गुर्जरा अभिलेख जो था वो मध्य प्रदेश के दतिया से मिला था, दतिया से। ठीक है, दतिया से मिला था। और दतिया का जो अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख, इस अभिलेख में अशोक के नाम का वर्णन है, नाम का, अशोक के नाम का। ठीक है, तो ये हुआ पहला अभिलेख। दूसरा अभिलेख जो है वो है सांची अभिलेख। सांची अभिलेख जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और संघ वेद रोकने के लिए इसने क्या किया? सांची का अभिलेख बनवाया। हुआ ये था कि जब इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, इनके प्रतिद्वंदी बहुत थे जो कि बौद्ध धर्म का क्या करते थे? विरोध करते थे। तो उस संघ वेद को रोकने के लिए इसने क्या किया? सांची का अभिलेख बनवाया। तीसरा अभिलेख, जो इसका तीसरा अभिलेख था वो था रूपनाथ अभिलेख, रूपनाथ। और ये रूपनाथ अभिलेख मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित है। और इसमें पुरुष तत्व की व्याख्या की, पुरुष तत्व की व्याख्या की है। ठीक है, व्याख्या की है। और जो लास्ट वन है सबसे इंपॉर्टेंट, सारो मारो। क्या है मेरे दोस्त? सारो मारो और पनगुडरिया, सारो मारो और पनगुडरिया, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं ना। तो ये अशोक के प्रमुख अभिलेख हैं जो कि मध्य प्रदेश से मिले हैं। पहला अभिलेख कौन सा है आपका? गुर्जरा अभिलेख जो कि दतिया से मिला है। दूसरा सांची अभिलेख जो कि रायसेन में है। रूपनाथ अभिलेख जबलपुर में। सारो मारो और पनगुडरिया जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से मिले हैं। तो इतने ही प्रमुख अभिलेख थे। इसके साथ होता ही चैप्टर क्लोज, मध्य प्रदेश में मौर्य काल। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में शुंग काल और सातवाहन वंश के बारे में। इसी के साथ थैंक यू सो मच।